नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। रामनवमी पर इंदौर में मंदिर परिसर में बनी बावड़ी की धंसने से जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ, एक बार फिर तमाम सवाल खड़े कर गया। रामनवमी को इंदौर में बड़ा हादसा, और इस हादसे के बाद लगभग 36 लोगों की दर्दनाक मौत। 80 साल पुरानी बावड़ी की छत जिस तरह से ढही, और उसी के बाद ये हादसा। बावड़ी की छत पर पूजा कर रहे थे लोग, जिस तरह से ये हादसा हुआ है। और बावड़ी के ऊपर ढाल दी थी पतली छत, यानी कि बावड़ी को ढक दिया गया था। तकरीबन 30 साल पहले इस तरह से इसे ढका गया था। 200 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। और इस तरह का जो हादसा है, अमूमन जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो एक बार फिर इस हादसे के बाद देखने और सुनने को मिल रही हैं। लेकिन इस तरह के जो हादसे हैं, जो एक यक्ष प्रश्न बना रहता है कि हमने इससे सबक क्या लिया कि जिससे दोबारा इस तरह के हादसे ना हो। हमने ऐसा क्या किया जिससे ये गारंटी हो कि अब इस तरह का दर्दनाक मंजर हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों आए दिन इस तरह के हादसे सामने आते रहते हैं, चाहे बोरवेल में किसी बच्चे के गिरने का मामला हो, किसी धार्मिक या किसी मेले में भगदड़ का मामला हो, या फिर अन्य तरह की लापरवाही की वजह से इस तरह के हादसे। इंदौर का जो पूरा मामला है, एक बार फिर जो बात सामने आ रही है कि इसमें भी लापरवाही बरती गई। सबसे पहले क्या कुछ लोगों का कहना है या क्या कुछ बातें इसके बाद हैं, वो हम आपको सुना देते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा प्रशासन और मैं स्वयं भी रात भर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था। अभी एक उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच की होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी, और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर दिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है, और राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं, उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं। और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी ज़मीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है पूरे इंदौर की। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज सुबह आए थे। सभी की संवेदनाएं हमारे परिवार के लोगों के साथ हैं, और जो भी दोषी अधिकारी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ उचित कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर में जहां भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं
जिन पर निर्माण या अवैध निर्माण हुए हैं, जिनसे प्राकृतिक जल स्रोत ढके हुए हैं, ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर उनको अतिक्रमण मुक्त करने का, ऐसे स्थान जहां घटना दुर्घटना हो सकती है, चाहे वो नाले के स्थान हो, वाटर सोर्सेज हों, उन पर भी अभियान चलाकर, मुहिम चलाकर ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जाए। जो इस हादसे में आपकी शुदा व्यक्ति थे, उनका शव रिकवर हो गया है, परंतु अभी थोड़ी देर और ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी संभावना को इनकार करने के लिए कुछ देर और जारी रहेगा और उसके बाद ही बंद किया। जो 25 लोग। तो इंदौर की ये घटना दुखद है, दर्दनाक है। 36 लोगों की मौत और इसके बाद तमाम तरह के सवाल कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो हादसे हैं, आखिर क्यों नहीं रोके जा सकते। हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना। एक तरफ जो पीड़ित परिवार हैं उनकी किस तरह से मदद की जाए या फिर आगे इस हादसे से किस तरह से सबक लिया जाए, ये बड़ी बात है। बाखबर में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं जयश्री पिंगले जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है जयश्री जी आपका। और हमारे साथ में संदीप पौराणिक जी। संदीप जी आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले जयश्री पिंगले जी के पास में आता हूँ। जयश्री पिंगले जी, जिस तरह का ये हादसा है, अमूमन हम देखते हैं कि चाहे वो बोरवेल में गिरने का मामला हो या ऐसे ही किसी धार्मिक आयोजन में भगदड़ का मामला हो, इंदौर का हादसा भी दर्दनाक है, दुखद है। किस तरह से आप देखती है इस पूरे घटनाक्रम को, इस घटना को? बहुत दर्दनाक और भयानक मामला है कुल मिलाकर जी। और पूरे इंदौर के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जो सिस्टम है उस पर एक बहुत बड़ा सावलिया निशान है और एक स्याह दाग है जी। जिसको मुझे नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी इससे बाहर आ पाएंगे, क्योंकि पूरे देश भर का जिस तरह से सनसनी और एक तरह की जो दर्दनाक हालात बने हैं पूरे देश भर में इस घटना के बाद में, वो बहुत ही चिंता करने वाले हैं, चिंताजनक है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ये समझ में आ रहा है कि स्मार्ट सिटी बनाना, शहर को बहुत डेवलप करना, क्लीन इंदौर रखना, नंबर 1 पर आना, 56 बनाना, ब्यूटिफिकेशन करना, ये सब में प्रशासन इस कदर मुस्तैद है, इतना लगा हुआ है कि उसको होश ही नहीं है कि बावड़ियों के अतिक्रमण हो रहे हैं और बावड़ियों पे क्या हो रहा है। बावड़ी को लेकर पहले भी इंक्रोचमेंट को लेकर और जो अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर लगातार पत्र लिखे गए, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी के कारण वो जो शिकायतें थी उसको रफा दफा किया गया। नगर निगम जो बहुत बुलंद कार्रवाई की बात करता है, हर आम आदमी पर उसने स्मार्ट सिटी के दौरान और इतने बड़े बड़े आयोजन हुए, सब खूब बुलडोजर चलाए और बहुत इंक्रोचमेंट हटाया, वही नगर निगम उस सारे कागज को लेकर बैठा रहा और ना तो उसने कुछ कार्रवाई की ना कुछ किया, क्योंकि मामला धार्मिक स्थल का था और राजनीतिक लोगों का दखलंदाजी थी। तो सारी चीजें इस तरह से हुई और जवाबदेही जो है वो नगर निगम की बनती है। जो मंदिर ट्रस्ट था वो लोग तो थे ही, उसके अलावा इतना बड़ा हादसा होना। लेकिन जयश्री जी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जयश्री जी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इंदौर में जिस तरह से 629 बावड़ियां हैं, इस बावड़िया का ये नोटिस ही नहीं था नगर निगम के उसमें कि इस तरह की कोई बावड़ी है और उसमें ये इस स्थिति में, इस जर्जर स्थिति में है। नहीं, नोटिस था और उसको लेकर इंक्रोचमेंट था। इसकी भी कॉलोनी के लोगों ने शिकायत की थी कि एक पर्टिकुलर लीडर है, नेता है, जो उसका पूरी भाजपा का ही नेता है कि वो पूरा कब्जा जमा चुका है, पूर्व पार्षद है वो, और वो वहां रहता भी नहीं है, फिर भी उसने वहां आकर उस बगीचे पर अतिक्रमण किया, उस बावड़ी पर अतिक्रमण किया, एक और मंदिर बना लिया पीछे। लेकिन चूंकि राजनीतिक दखलंदाजी का मामला था तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और नगर निगम की फाइलों में वो इंक्रोचमेंट वाला मामला, बावड़ी वाला मामला, सब कुछ रफा दफा रहा। और देखिए, इंदौर बड़ा शहर है और भोपाल की भी वही हालत है कुल मिलाकर। जमीनों की जिस तरह से
कीमतें हैं, जमीन जिस तरह से कब्जाई जा रही है, जिस तरह से हथियाई जाती है, तो उसी का भी एक नमूना है कि उन्होंने, उस पार्षद ने वहां पर अपना ऑफिस खोल लिया। अभी जो एग्जिस्टिंग पार्षद है उसने भी वहां पर अपना एक ऑफिस खोल लिया। तो पब्लिक प्रॉपर्टीज जब नगर निगम एक छोटी सी जमीन पर अगर एनक्रोचमेंट होता है किसी गरीब आदमी का, तो बुलडोजर लेके पहुंच जाती है भाई, झोपड़ियां हटाने के लिए या पूरा उसको नेस्तनाबूद करने के लिए। लेकिन ये पूरे मामले में नगर निगम की खामोशी बिल्कुल जो है, बिल्कुल जयश्री जी। और हर बार कोई भी हादसा हो और लापरवाही के चलते ही इस तरह के जो हादसे होते हैं, दर्दनाक है, दुखद है। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, जिस तरह से जयश्री जी कह रही हैं कि सिस्टम पर सवाल, और हर बार सिस्टम पर सवाल होता भी है, लेकिन जिस तरह से सबक लिया जाना चाहिए किसी तरह का कोई सबक नहीं लिया जाता। आए दिन इस तरह की चीज़ें होती हैं और 2-3 दिन 4 दिन तमाम सारी चीज़ें, चाहे जांच की आदेश की हम बात करें या फिर हम राहत की हम बात करें, लेकिन इस दिशा में ठोस एक सिस्टम बनना चाहिए, वो नहीं बनता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरह से कह रहे हैं कि इसके बाद चाहे वो बोरवेल की बात करें, इस तरह की चीज़ें, क्या लगता है कि अब वो समय है इस तरह की एक सिस्टम डेवलप करने का, या कितनी आप उम्मीद रखते हैं इससे? आप से हम लोग देख रहे हैं कि तारीख पर तारीख जी हादसे दर हादसे होते हैं, जांच दर जांच होती है, मामले दर्ज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि उस जांच का हुआ क्या, दोषी कौन ठहराया गया। मूल बात यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जांच भी उन्हीं के पास होती है। तो कौन सा ऐसा अधिकारी है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा करेगा? गिनती के लोगों पर कार्रवाई हो जाती है। मैं ये मानता हूं कि जब भी अतिक्रमण, देखिए इंदौर भोपाल वो जगह है, प्रमुख जगह है मध्य प्रदेश की, कि जहां जमीन बहुत कीमती हो गई है, जमीन पर कब्जे करने के तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। कहीं आप बावड़िया पे कब्जा कर रहे हैं, कहीं आप पार्क पे कब्जा कर रहे हैं, कहीं आप तालाब पर कब्जा कर रहे हैं, कहीं आप नाले पर कब्जा कर रहे हैं। लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये बगैर राजनीतिक, बगैर प्रशासनिक संरक्षण के ये संभव नहीं है। राजेश जी, आप देखिए, खोमचे वाला सड़क किनारे ठेला खड़ा कर लेता है, सिपाही आके, नगर निगम का अधिकारी आके उसको हड़का देता है, उसका ठेला ही उठा ले जाता है। क्या किसी सक्षम आदमी के साथ ऐसी कार्रवाई होती है? या तो राजनीतिक विद्वेष के चलते हो, या किसी अधिकारी का मामला बिगड़ गया हो तो कार्रवाइयां हो जाती हैं, अमूमन नहीं होती हैं। अब बात आती है इंदौर हादसे की। राजेश जी, हम लोग हर महीने एक रिपोर्ट तो कम से कम करते ही होंगे, हम और आप और जयश्री जी भी, कि बोरवेल में बच्चा गिर गया। हर बार आदेश जारी होता है कि जिनके बोरवेल खुले होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कभी सरकार इस दिशा में पहल करती है कि जिस कंपनी ने या जिस मशीन ने बोरवेल किया है या खुदाई की है, अगर पानी नहीं निकला है तो उसे बंद कराया गया या नहीं कराया गया? क्या नगर निगम या प्रशासन के पास इसका डाटा होता है या वो नजर रखते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर डाटा भी होता होगा तो जो बोरवेल खुले रह जाते हैं वहां पे क्या कभी कोई नोटिस बोर्ड लगता है? या बोरवेल ही हुआ है तो फला कंपनी ने ये बोरवेल किया था या खुदाई का काम किया था? नहीं होता। कारण उसके सबसे बड़े ये हैं कि जिनकी मशीनें हैं वो राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं या बड़े ठेकेदार हैं। तो सवाल यह है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम देखते हैं कि रतनपुर का एक हादसा याद करें, अब से 4-5 साल पहले के 125 लोग नदी में गिर गए थे। इस तरह के एक नहीं कई हादसे होते हैं, जांच होती है, मगर मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के पास ऐसी कोई खबर आती है, जानकारी आती है कि उस जिले के कलेक्टर को या एसपी को दोषी माना गया। दोषी मान लिया जाएगा पटवारी, आरआई, वहां का टीआई। तो पहले जरूरत इस बात की है कि सरकार इस पर गंभीरता से एक रोड मैप बनाए। कितने बावड़ी कहा है शिवराज जी ने, क्या ये हो पाएगा? तालाबों पे जिनने कब्जे किए कब्जे हट पाएंगे? बावड़ियों को जिनने खत्म कर दिया है वो उन पर कार्रवाई हो पाएगी? आखिर कब्जा करने वाले लोग कौन हैं? ठीक है, मैं पहल अच्छी मान सकता हूं, लेकिन जब तक नजीर नहीं बने, देखिए कुछ नहीं, तब तक ये कल्पना करना बेमानी है कि हादसे रुक जाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी। चलिए, जयश्री पिंगले जी, जिस तरह से संदीप जी कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज की वो नजीर बने, जब इंदौर और भोपाल में इस तरह की चीजें
देखने को मिल रही हैं। आपने जिस तरह से जिक्र किया जमीनों को लेकर, जब प्रदेश के बड़े शहर राजधानी भोपाल की बात कर ले या फिर हम इंदौर की बात कर ले, जब यहाँ इस तरह की स्थिति है तो फिर पूरे मध्य प्रदेश की हम क्या कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम इन शहरों में है। जी जयश्री जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरे मध्य प्रदेश में ही बहुत व्यापक पैमाने पर प्रशासन को बहुत चुस्ती के साथ बहुत इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है। और खास तौर पे वो तमाम जगह जहां पर इस तरह का अतिक्रमण हुआ है, इंक्रोचमेंट किया गया है, अवैध निर्माण हुआ है। और मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहला एग्जाम्पल तो इंदौर में करना चाहिए। देखते हैं अब नगर निगम कितनी इफेक्टिव कार्रवाई करता है या कितने लोगों के कब्जे छुड़ाता है जो नगर निगम की बावड़ियों में, कुएं पर, गार्डन्स में, मंदिरों का अतिक्रमण, अरे अलग अलग किस्म के अतिक्रमण जितने भी हुए हैं, जो कि सार्वजनिक तौर पे जहां पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है और तमाम लोगों का आना जाना है, ऐसी जगह पर आप देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। सबसे मुझे लगता है कि बहुत एक बड़ा एक ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है। शहर के बड़े लोगों को बैठकर, अधिकारियों को बैठकर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उन सबको बैठकर, और वो इन जगहों को चिन्हित करें और वो तमाम संवेदनशील जगह जो है उनको तत्काल वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए। जयश्री जी, जिस तरह संदीप जी कह रहे थे कि हर इस तरह की घटना के बाद यही बात सामने आती है कि जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के आदेश तो दे दिए जाते हैं, फिर उस जांच रिपोर्ट का होता क्या है ये कभी सामने नहीं आती। और सबसे बड़ी बात यही कि संदीप जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जिनको जांच का जिम्मा दिया जा रहा है, आखिर कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी वही है। अब इस पूरे मसले में देखिए, इंदौर के मामले में कि जो बचाव कार्य थे वो ही इतने गैर प्रभावशाली और इतने अनइफेक्टिव कुल मिलाकर, और इतने इनसिफिशिएंट रहे वो कुल मिलाकर कि अगर हो सकता था कि अगर समय पर कार्रवाई शुरू होती तो हो सकता था कि कुछ लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। पर चूंकि कोई इस तरह का कोई प्रावधान है, इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है, और सारा प्रशासन जो है, जिसमें भी जिस तरीके से सेना को बुलाया गया वो भी बहुत देर के बाद आई, तो उससे ये हुआ कि बहुत बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई, बहुत ज्यादा लोगों को हम बचाने में नाकाबिल रहे। और जो हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के कोई डिजास्टर्स होते हैं, तो घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, तो उसको बचाव का क्या काम होना चाहिए, उसको लेकर भी प्रशासन कितना लचर है, कितना अक्षम है, ये इस घटना के बाद से साबित हुआ। क्योंकि जिस तरह से गाद थी अंदर और एक जहरीली गैस बन रही थी नीचे, और लोग जैसे गिरे, वो छत गिरने के बाद जो वहां पर हवन के लिए बैठे हुए थे, हवन की पूरी सामग्री जब नीचे गई तो एक ब्लास्ट हुआ उसके बाद में, और जब वो लोग नीचे गिरे तो उनको निकालने के पहले भी वो दो तरफा मौत के करीब जा रहे थे। एक तो वो जहरीली गैस और दूसरा गाद का पानी, जो कि कई सालों से बंद थी बावड़ी, तो उसमें वो पानी भी पूरा जहरीला हो चुका था। इतना मुश्किल हालातों में कुछ लोग जो बचाए गए, वो भी आसपास के जो लोग थे उनकी मदद से वो बच पाए हैं, या ऊपर वाले की मर्जी रही वो लोग बच पाए। अन्यथा तो जो अगर अपन सोचे कि एक राहत का या कोई एक बेहतर कोई व्यवस्था होती जिससे कि वो बाहर आ पाते या उनको कोई चिकित्सा मिल पाती, वो भी बिल्कुल जयश्री जी, जो मंजर है बिल्कुल बहुत ही भयावह है और 36 जिंदगियां चली गई। संदीप जी, जिस तरह से हम याद कर रहे हैं कि हरियाणा का जिस एक मामला था प्रिंस, जब एक बोरवेल में वो गिर जाता है, हमने पहली बार इस तरह का वो रेस्क्यू देखा था। उसके बाद मुझे लगता है कि हरियाणा राज्य ने कुछ उससे सबक लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह की चीजें आए दिन हमने देखा, अभी 2-4 महीने में भी हम नजर डाल लें तो बोरवेल में गिरने, बच्चे गिरने के तमाम सारे मामले आए हैं। ये लापरवाही अब एमपी में ज्यादा, इससे सबक नहीं लिया जा रहा है। देखिए राजेश जी, मैं ये मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं आम जन की भी जिम्मेदारी है। जहां तक बोरवेल की बात है, मेरा ये मानना है कि प्रशासन को सख्त होना चाहिए।
जहां बोरवेल खुले मिले। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, प्रशासनिक अमले के पास काम बहुत ज्यादा होता है, सरकार की तरफ से तर्क दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। प्रशासनिक अमले को और दूसरी तरफ जनमानस को भी जागरूक करने की जरूरत है। मैं जैसा कह रहा हूं कि इसमें एक बहुत बेहतर तरीका है कि जो बोरवेल करने वाली मशीनें हैं उनको आप सशर्त अनुमति दीजिए कि आप बोरवेल करने तभी जाएंगे जब वहां आप बाद में एक बोर्ड लगाएंगे, और अगर पानी नहीं निकलता तो उसी मशीन के जरिए आप उसको पूर देंगे, मिट्टी भर देंगे, तो हादसों को आप रोक सकते हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि जो बोरवेल कंपनी है उसका काम है अपना बोर खोदना, पैसे अर्जित करना और चल देना। तो सरकार को भी जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी। ये भी पता करना पड़ेगा कि जिस बोरवेल में बच्चा गिरा था वो किसने किया था, उसका बोर का काम किस कंपनी की मशीन ने किया था। अगर आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि अगर पानी नहीं निकलेगा बोर में तो उसे बंद कर दिया जाएगा। जहां तक आपने बात कही कि प्रशासन का रवैया, सरकार को एक गाइडलाइन तो तय करनी पड़ेगी चीजों में, और नियत भी साफ रखनी पड़ेगी। प्रशासन को भी ये हिदायत होनी चाहिए। आप राजेश जी, हम और आप भोपाल में बैठे हैं, बड़े तालाब का क्या हाल है, कितने कैचमेंट एरिया में लोगों ने कब्जा कर रखा है। किसी सरकार के अंदर ये साहस है कि वो उन अतिक्रमणों को हटा ले। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अतिक्रमण करने वालों के हिस्सेदार ही राजनेता हैं, उनके हिस्सेदार ही प्रशासनिक अधिकारी हैं। कितने आए, मैं किसी पोस्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता होगा कितने लोगों की हिस्सेदारी है। तो पहले इन लोगों को साफ सुथरा करिए, आप उन लोगों पर चाबुक चलाइए जो बड़े माफिया हैं, जो घोषित माफिया हैं, जिन्हें सत्ता, विपक्ष और प्रशासन से जुड़े लोगों का संरक्षण हासिल है। मुझे लगता है कि सरकार जिस दिन ये नियत बना लेगी या सोच लेगी कि हमें अतिक्रमण नहीं होने देना है, हादसे किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है, तो प्रशासनिक अधिकारियों की मजाल है क्या? क्या संदीप जी, यहाँ पे एक सवाल और कि आस्था के नाम पे हमने देखा कि जिस तरह से धार्मिक स्थलों पर, मेलों पर, धार्मिक मेलों पर भगदड़ की घटनाएं होती हैं, क्या आस्था के नाम पर जो कहीं ना कहीं एक छूट दिखती है, अब वो समय है कि ऐसी जगहों पर भी सख्ती से गाइडलाइन बने, गाइडलाइन का पालन किया जाए, जिस तरह से इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। हालांकि इस तरह इंदौर की जो घटना है, जो लापरवाही है, जैसे पिंगली जी भी जिस तरह से कह रही थी कि एनक्रोचमेंट हो या अतिक्रमण हो, इस तरह की चीजें हैं, क्या आस्था की जो चीजें होती है वहां पर एक सख्त गाइडलाइन बनने की जरूरत? संदीप जी, चलिए संदीप जी से शायद हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है। मैं जयश्री पिंगली जी के पास में आ जाता हूं। जयश्री जी के पास में, जयश्री जी, अब एक छोटा सा सवाल हमारे इस बात को लेकर है कि जिस तरह से इंदौर मामले को लेकर कहा जा रहा है कार्यवाही के नाम पर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव पर एफआईआर, ये भी मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा हादसा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर इस तरह की कार्यवाही हो कि वो भी एक नजीर बने, कि आगे लोग समझे कि इस तरह से लापरवाही नहीं करना है। जयश्री जी, आवाज मिल रही है जयश्री जी आपको? तो जिस तरह से इंदौर का दर्दनाक हादसा, तमाम तरह के सवाल एक बार फिर इस हादसे के बाद उठ खड़े हुए हैं। खासतौर पर अमूमन इस तरह की जो चीजें होती हैं और उसके बाद जिस तरह का एक्शन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें जो हीला हवाली होती है। हालांकि संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मेरा सवाल जो मैंने जयश्री पिंगली जी से किया था वही सवाल मेरा आपसे है कि जिस इंदौर मामले को देखा जाए तो ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव पर एफआईआर की बात की गई है, लेकिन जो हादसा है उसकी जो जिम्मेदारों की फेहरिस्त एक लंबी है। ऐसे हादसों में अगर कोई एक्शन भी होना चाहिए, वो भी नजीर बनना चाहिए। राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि 2 लोगों पर आपने एफआईआर दर्ज कर दी। उस इलाके पर नजर कौन अधिकारी रखता था? नगर पालिका का, नगर निगम का। किन अधिकारियों पर जिम्मेदारी थी कि वो अतिक्रमण से रोकें?
कौन सा ऐसा अधिकारी था जिस पर यह था कि वो बावड़ियों पर भी नजर रखे, कहीं कब्जे तो नहीं है। मेरा ये मानना है कि इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, अगर आपने चीन चीन के जिससे कहते हैं हम कार्रवाई की, तो मुझे लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो पूरी होना कठिन होगी। हाँ, एक नजीर पेश करने का अवसर है सरकार के पास। अगर सख्त कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि चलिए बिल्कुल संदीप जी, अब वो समय है कि एक इन हादसों के बाद अगर एक्शन हो तो वो एक्शन दिखना चाहिए, एक नजीर बनना चाहिए। दोनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर इंदौर का हादसा, इंदौर का घटनाक्रम दर्दनाक, दुखद, 36 लोगों की जान इस हादसे में गई और इस हादसे के बाद तमाम तरह के सवाल एक बार फिर तैरने लगे कि आखिर सिस्टम जो है वो कब दुरुस्त बनेगा, कड़ा बनेगा, जिस तरह से इस तरह के जो हादसे हैं उनको रोका जाए। बाखबर में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।